हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 जो कि सब्जेक्ट बायोलॉजी का होने वाला है। कक्षा 11 का पेपर है। समय 3 घंटे के हैं। पूर्णांक 70 नंबर का है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी तक क्या है इस प्रश्न पत्र का उत्तर पहुंचाने वाले हैं। और जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है वह सब बच्चे जो है क्या काम करेंगे, इन सभी प्रश्नों का जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेंगे तथा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है अर्थात वर्णात्मक प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का क्या काम करेंगे, वो उत्तर तैयार कर लेंगे। इसमें अधिकांशतः प्रश्नों का उत्तर हम स्वयं बताएंगे। बाकी कुछ प्रश्नों का उत्तर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या सचित्र वर्णन करने वाला है उसमें आप सभी क्या काम करेंगे, अपने नोटबुक और टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से कुछ क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ये है। तो चलिए अब देखा जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न हैं हमारे पास इसमें और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम लोग करने वाले हैं जो कि OMR बेस के क्वेश्चन हैं। खंड आ है बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको बहुविकल्पीय प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है, 20 प्रश्न है और 20 प्रश्न को चुन करके उसका उत्तर चुन करके आपको क्या काम करना रहेगा, OMR उत्तर पत्रक जो मिलेगा उस पर देना रहेगा। देखा जाए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है संघ, वर्ग, जगत, जात। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है तो क्या होगा, जगत होता है। और सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। यह है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने विभाजित किया, अरस्तु ने, लिनियस ने, चरक ने, जानरे ने। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु ने। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम पादपों और जंतुओं में विभाजित किया था जीवधारियों को। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि है। मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि है तो कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, रिंगवर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कोलेरा है और टाइफाइड, टिटनेस ये सब जीवाणु जनित रोग हैं, जबकि यहाँ कवक जनित पूछा गया है तो रिंगवर्म हो जाएगा, जिसको दाद खाज खुजली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, लिनियस ने, व्हिटेकर ने, एंगलर एवं प्रांटल ने, हक्सले ने। तो 5 जगत वर्गीकरण 1969 ईस्वी में किसने प्रस्तुत किया था, RH व्हिटेकर ने, रॉबर्ट व्हिटेकर इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी शैवालों में पाया जाता है। सभी शैवालों में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है इसमें, पर्णहरिम A एवं B, पर्णहरिम A एवं कैरोटीन्स, पर्णहरिम B एवं कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स एवं कैरोटीन्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा केवल सभी शैवालों में पाया जाता है, ये पूछा गया है। अगर ये दिया गया होता तो क्लोरोफाइसी शैवाल या फियोफाइसी या रोडोफाइसी तो आंसर अलग हो जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, पर्णहरिम A एवं B। क्वेश्चन नंबर दोबारा देखिए, इसमें फिर दूसरा 4 आ गया है, फिर 5 आ गया है। ये सब क्या है फ्रेंड्स, मिस प्रिंट है। हाँ, तो इसमें आप लोगों का 22 क्वेश्चन हो गया होगा। अब क्या काम करेंगे, जो पहले चौथा और पांचवा क्वेश्चन है इसको भी हम उत्तर बता देते हैं और दूसरे बार जो चौथा पांचवा रिपीटेड क्वेश्चन है इसको भी बता देते हैं। हालांकि क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन नंबर सीक्वेंस जो है इसका वही रिपीट हो गया है। तो पुष्प एक उदाहरण है, जड़ का, पत्ती का, पर्रोह का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पर्रोह का हो जाएगा। पुष्प एक उदाहरण है किसका, पर्रोह का। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा शंकुफल सोरोसिस नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का, इसमें B ऑप्शन, बरगद पर टिक कर लेंगे आप लोग। अंजीर दिया गया है, बरगद दिया गया है, पीपल दिया गया है, सहतूत दिया गया है, तो इसमें बरगद राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त और खुले संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो संयुक्त और खुले संवहन बंडल किसमें पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 6 का आप लोग उत्तर बताएंगे। मक्का होगा, आम होगा, सूरजमुखी और चना। तो यहाँ जो है चना में हो जाएगा। संयुक्त एवं खुले संवहन बंडल पाए जाते हैं चना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विबीजपत्री तने में अंतस्थ त्वचा को कहते हैं। तो द्विबीजपत्री तने में अंतस्थ त्वचा को कहते हैं बंडल, आच्छाद, पिलाई, मंड आच्छाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7, द्विबीजपत्री तने में अंतस्थ त्वचा को कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग मंड आच्छाद या स्टार्च आच्छाद ऑप्शन में आया होता तो उस पर टिक किया जाता है। यहाँ मंड आच्छाद दिया गया, स्टार्च का हिंदी होता है मंड। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 8, कोशिका भित्ति में दृढ़ता इसकी उपस्थिति के कारण होती है। सेलुलोज, सुबेरिन, लिग्निन, पैक्टिन। जो कोशिका भित्ति है उसमें मजबूती किसके द्वारा आता है? तो लिग्निन के कारण ऐसा होता है इसमें। प्रश्न संख्या 8 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें देखा जाए, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए कौन सा रंग अधिक उपयुक्त है? तो गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्षारकीय, फुक्सिन्स, सैफ्रिनिन, कार्मिन, मेथिलीन ब्लू। तो यहाँ कार्मिन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कौन से कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम्स में, तारक एवं राइबोसोम्स में, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका भित्ति एवं कोशिका कला में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न का ये, माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम में। 10वें का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? एमाइड बंध, फास्फोएस्टर बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, एस्टर बंध। तो सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एस्टर बंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंजाइम की रासायनिक प्रवृत्ति होती है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आइसो एंजाइम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये कथन आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिस प्रकार से हम नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। और जो लोग अभी चैनल से जुड़े नहीं हैं कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं तथा घंटी का निशान दबा दें, जिससे कि इस प्रकार से नए नए वीडियो जैसे ही हम लेकर के आएँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 12वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13वां आप लोग देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस किससे निकलेगी? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ए व बी दोनों से, लवणों से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रश्न संख्या 13 का जल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में लौह किससे यौगिक बनाता है? सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन। तो यहाँ चक्रीय फास्फोरिलीकरण में लौह किससे यौगिक बनाता है ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14वां का आप लोग राइट आंसर टिक कर लेंगे, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 15वां, द्विबीजपत्री पादप होते हैं। तो द्विबीजपत्री पादप होते हैं किसमें होंगे? द्विबीजपत्री पादप होते हैं C4 पादप, C2 पादप, C3 पादप, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सही टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है, C3 पादप। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन यानी कि ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये क्या है? किसमें जो है संपन्न होता? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता कहाँ? बाहरी झिल्ली पर, आंतरिक झिल्ली पर, मैट्रिक्स पर, आंतरिक झिल्ली पर या आंतरिक झिल्ली सतह पर। ये जो ऑप्शन दिया गया एक आंतरिक झिल्ली पर दिया गया, एक आंतरिक झिल्ली सतह पर दे दिया गया है, थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए। तो आप लोग 16वें प्रश्न का राइट आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक झिल्ली सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है,
वे कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सेंट्रियोल नहीं होता? तंत्रिका कोशिका, जनन कोशिका, यकृत कोशिका, अस्थि कोशिका। तो क्या है देखिए, तंत्रिका कोशिका जो है मस्तिष्क में जो पाई जाती हैं, इनमें क्या होता है, जनन, इसमें सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है, जिस कारण से कोशिका वृद्धि नहीं हो पाता है, कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जब आप ड्राइव करें बाइक से तो क्या है, हेलमेट का प्रयोग करें, और जब आप 4 व्हीलर से ड्राइव करें तो सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि एक्सीडेंट दुर्घटना में आपके शरीर के कोई भी अंग डैमेज होते हैं तो कुछ हद तक बचने की संभावना रहेगी, लेकिन आपका मस्तिष्क अगर डैमेज हो जाता है तो आपका तंत्रिका तंत्र के भाग डैमेज हो जाते हैं और आपका बच पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है, हमेशा जो यातायात नियम है उसका पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 12 से 15 बार, 20 से 25 बार। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है उम्र पर डिपेंड करता है, बॉडी के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है कि आदमी 1 मिनट में कितना बार सांस लेगा। यहाँ 12 से 15 बार दिया गया है, 20 से 25 बार दिया गया, 25 से 30 बार दिया गया है, 14 से 18 बार। तो यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 14 से 18 बार एक सामान्य व्यक्ति सांस लेता है, और अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर 20 से 25 बार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा है 20 मिलीलीटर, 13.4 मिलीलीटर, 1.34 मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1.34 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हीमोग्लोबिन द्वारा संवहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 3%, 71%, 97%, 25%। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 25%। हीमोग्लोबिन द्वारा संवहित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, 25%। अगला प्रश्न क्या है इसमें, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुविकल्पीय करा दिया, जो कि ओएमआर उत्तर पत्रक पर आधारित था, उतना हमने करा दिया। आप लोग क्या काम करेंगे, अब इधर जो भी प्रश्न दिया गया है, खंड खा में वर्णात्मक प्रश्न है, कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न है, कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है और कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों का पढ़ करके ऐसे हम उत्तर बता देंगे। आप लोग अपने नोटबुक में इसको तैयार लिख लीजिएगा, या फिर अगर आप पहले से ये पढ़े हैं तो अपने नोटबुक और टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से इस सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी प्रकार के आपके परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन का वर्गकी व वर्गक की परिभाषा दीजिए। तो वर्गकी क्या होता है, वर्गक क्या होता है, ये आप लोग जो है टेक्स्ट बुक की सहायता से तैयार कर लेंगे। क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से है, जीवों का वर्गीकरण वाले चैप्टर से है। वर्गकी क्या होता है, वर्गकी और वर्गक पूछा गया है, ये है। तो अगर बात किया जाए तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि उसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान या पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की समवर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे जो है अगर बात किया जाए तो क्या है, जीवधारियों के विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण का नाम पद्धति आदि ऐसा प्रक्रम जो कि वर्गकी कहलाता है, ये है। अगर वर्गक की बात करें तो वही विभिन्न पदानुक्रम जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ वर्गक हो जाएगा। किस किस वर्गक में है, जैसे वर्गक को इंग्लिश में टैक्सॉन कहते हैं। तो क्या है, इसके बारे में भी सुन लीजिए। प्रत्येक संवर्गक, जो संवर्गक होते हैं वो मिल करके क्या काम करते हैं, वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक कहते हैं। यानी कि जैसे जगत है, संघ है, वर्ग है, गण है, ये सब क्या है, एक एक वर्गक हैं। इसी को इंग्लिश में टैक्सॉन कहा जाता है। ये हो गया क्लियर। और पहले क्वेश्चन का खा है, खाने योग्य कुछ कवकों के नाम लिखिए। खाने योग्य कुछ कवक जैसे मशरूम है और खमीर हो जाएगा, ये खाने योग्य कवक है, मशरूम और खमीर, जिसको ईस्ट कहा जाता है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का गा है, विषाणु तथा जीवाणु में क्या है, अंतर बताना आप सभी को। विषाणु में और जीवाणु में क्या अंतर है।
तो विषाणु में देखिए डीएनए या तो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा, जबकि जीवाणुओं में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ मिलता है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, विषाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जीवाणुओं में मीसोसोम्स पाया जाता है, जबकि विषाणुओं में ऐसा नहीं होता है। ये है। आगे अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर पहले का घ है विषाणु के सजीव व निर्जीव के लक्षण लिखिए। तो विषाणु के सजीव लक्षण क्या है? जब तक वो किसी जीवधारी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो विषाणु क्या है, उसमें स्वतः द्विगुणन, वृद्धि, विकास आदि करने लगते हैं। लेकिन जब निर्जीव लक्षण वे होंगे इसके जब तक कि ये बाह्य वातावरण में रहते हैं, किसी जीवधारी के अंदर प्रवेश नहीं किए रहते हैं, तब तक ये निर्जीव के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? पहले का अंग साइकस के 4 प्रमुख लक्षण। तो साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्मी प्लांट है। अब इसके 4 प्रमुख लक्षण, इसमें लीफ रैकिस पाया जाता है, कोलेरा, इसमें प्रवाल मूल तथा क्या है, कवक मूल आदि पाए जाते हैं। इसके साथ साथ साइकस की पत्तियां जो है काफ़ी मजबूत होती है, तीव्र धूप, हवा आदि को सहने वाली होती हैं, सहनशील होती हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? साइकस के प्रमुख लक्षण हो जाएंगे। साइकस आवृत्त बीजी पौधा है। इसके आवृत्त नहीं, अनावृत्त होगा। जिम्नोस्पर्मी प्लांट है ना, तो क्या हो जाएगा? अनावृत्त हो जाएगा। साइकस के पौधे के बीज जो होते हैं उसके ऊपर कहीं कोई खोल पाई नहीं जाती है। नेक्स्ट आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले का चाह है जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइट में अंतर लिखिए। तो जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नांस मीन्स हो जाएगा अना, और स्पर्मा मीन्स हो जाएगा सीड। तो वे पौधे जिनके सीड अनावृत होते हैं, मतलब किसी भी आवरण से ढके नहीं होते हैं, वे सभी पौधे जिम्नोस्पर्मी पौधे कहलाएंगे। तथा टेरिडोफाइट क्या है? टेरिडोफाइट मुख्यतः सजावटी पौधे होते हैं। और बाकी डिटेल में इसका आप लोग अपने नोटबुक एवं टेक्स्ट बुक आज की सहायता से तैयारी कर लेंगे। आप सभी के क्लास में ये पढ़ाया गया होगा, सभी विद्यालयों में ये टॉपिक पढ़ाया गया होगा। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा कर दिया गया है। तो अथवा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ मोलस्का संघ की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए। मोलस्का संघ की विशेषता उदाहरण सहित लिखना है। तो इसमें मोलस्का यह कोमल शरीर वाले जीवधारी होते हैं। इस संघ की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें क्या है कि इस संघ के जीवधारी किसी खोल के अंदर बंद होते हैं। वो खोल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके साथ साथ इस संघ के जीवधारी जो अंडज होते हैं, अर्थात अंडा देने वाले होते हैं। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें कशेरुकी प्राणियों के 3 आधारभूत लक्षण लिखिए। इन्हें क्रेनिएट्स क्यों कहते हैं? तो कशेरुकी प्राणी मतलब रज्जुकी प्राणी, वे जीवधारी जिसके पृष्ठ सतह पर नोटोकार्ड्स पाया जाता है या पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, ऐसे जीवधारियों को हम लोग कशेरुकी संघ के जीवधारी कहते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि इसमें जो है कशेरुकी संघ के जीवधारी में जो है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है और सममिति जो है द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनका शरीर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर के बना है, अर्थात ये त्रिकोर की संगठन वाले होते हैं। सीलोमिक प्राणी होते हैं, मतलब प्रगुही प्राणी होते हैं। इन्हें क्रेनिएट्स क्यों कहते हैं? क्रेनिएट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसे जीवधारियों के क्या है, कुछ इसमें बाह है। इन्हें क्रेनिएट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं इसमें बाह्य स्केलेटन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मानव में बात किया जाए, जीवधारियों में तो नाखून जो होता है, इसके साथ साथ जो है ये खुर, जीवधारियों के जो खुर होते हैं पैर में, वो सब क्या है कि बाहरी कहीं ना कहीं अस्थि माने जाते हैं, बोन माने जाते हैं। इस वजह से जो है ऐसे जीवधारियों को क्रेनिएट्स में रखा गया है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हाइड्रा में आगे इसी में अथवा कर दिया गया है। हाइड्रा में श्रम विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। तो हाइड्रा में श्रम विभाजन ये भी बता देते हैं, आप लोग सुन लीजिए क्या है हाइड्रा में श्रम विभाजन। यह सिद्धांत सर्वप्रथम हेनरी मिलने एडवर्ड ने दिया था। उन्होंने जीवों में क्रियात्मक श्रम विभाजन की तुलना मानव जाति के आदिकाल से लेकर के आज तक के समाजों के आधार पर की थी।
ये चीज़ें हैं। अगला इसमें देखा जाए, इसी में और कुछ बात किया जाए तो हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा संघ का जीवधारी है। इसमें क्या है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाइड्रा में जो है रीजनरेशन पाया जाता है। रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन या पुनरुद्भवन प्रकार का जन्म पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दिया गया है। इसमें कूट चक्र पुष्पक्रम किस पादप की विशेषता है? कूट चक्र पुष्पक्रम किस पादप की विशेषता है, इसकी संरचना बताइए। तो कूट चक्र पुष्पक्रम जो है तुलसी और सैल्विया नामक पादप का विशेषता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें क्या है, कूट चक्र पुष्पक्रम, इसमें पुष्पक्रम ससीमाछी प्रकार का होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बाकी डिटेल में इसकी संरचना आप लोग टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा है, क्लोराइड शिफ्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? क्लोराइड शिफ्ट हृदय प्रणाली में होने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं की झिल्ली के पार बाइकार्बोनेट अर्थात HCO3 और क्लोराइड आयन का आदान प्रदान होता है। इसे हैम्बर्गर घटना के नाम से जाना जाता है। यानी कि वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था हैम्बर्गर, उन्हीं ने ये सिद्धांत दिया था। इस वजह से इस सिद्धांत को हैम्बर्गर फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरे का गा, रुधिर में O2 के परिवहन की क्रिया विधि समझाइए। तो रुधिर में O2 का परिवहन कैसे होता है, होता क्या है, ये देखिए एल्बुलाई है और यहाँ क्या है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कार्य करता है। यहाँ परासरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन रक्त में पहुँचता है और रक्त में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं, तत्काल ऑक्सीजन को जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेंगे और ले जाएंगे क्या है, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर से सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। वो पहुंचेंगे कोशिकाओं तक। जैसे ही कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। कोशिकाएं ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कोशिकीय क्रियाकलाप कर लेती हैं, जिसके उपरांत वहां से पुनः वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से पुनः हृदय से होते हुए फेफड़ों की तरफ पहुंचता है। इस प्रकार से मानव में ऑक्सीजन की क्रियाविधि संपन्न होती है। बाकी और डिटेल में आप लोग अपने नोटबुक तथा टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो है अगर हम बहुत डिटेल में इस पर बताएं तो हम बताने के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरे का घ, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न क्या है, दूसरे का घ, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो तारक काय क्या है, कोशिका भित्त क्या है, यह दोनों कोशिकांग हैं। तो इन पर कोशिका भित्त क्या होता है, सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्त पाई जाती है। यह किसी पौधे की बाह्य भित्ति होती है और यह पौधे के यांत्रिक सहारा देने का साथ साथ क्या है, आंतरिक अंगों का भी रख रखाव करती है तथा पादपों के बाह्य भाग होने से पादपों की रक्षा करती है। इसके साथ साथ यह सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन आदि की बनी हो सकती है। कोशिका भित्ति दृढ़ता प्रदान करती है पौधों को। नेक्स्ट क्या है, तारक काय। तो तारक काय क्या होते हैं, यह एक ऐसे कोशिकांग होते हैं जो बैलगाड़ी के पहिए के आकार के होते हैं। नालिकावत संरचना इनमें होती है और इसमें रेशेदार जो संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको तर्क तंतु के नाम से जाना जाता है, वो क्या है, फिर कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। जिन कोशिकाओं में तारक काय पाया जाता है उनमें कोशिका विभाजन बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। अगला प्रश्न इसमें देखा जाए क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या अंगना, जीवाणुओं में पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है इसके बारे में आप लोग क्या काम करेंगे, टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से तैयारी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पत्तियों के विलगन पर ऑक्सिन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसको हम बता देते हैं, ऑक्सिन का प्रभाव क्या है, एक प्लांट हार्मोन्स है। ऑक्सिन का कार्य क्या होता है ये पत्तियों के विलगन पर ऑक्सिन के प्रभाव
विलगन मतलब अलग होना होता है। आगे नीचे दिया गया साइटोकाइनिन के कार्यों का वर्णन, ये दोनों क्या है, प्लांट हार्मोन्स हैं। हाँ, तो इसमें पत्तियों के विलगन पर ऑक्सीजन के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। ऑक्सीजन शीर्षस्थ, उत्तर सुन लीजिए। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है, पादप हार्मोन्स है, इतना जानकारी रखना है। इसमें आगे ऑक्सीजन शीर्षस्थ प्रभुत्व और फोटोट्रॉपिक के लिए जिम्मेदार है, अर्थात फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार। इसका मतलब है कि पौधे में छोटे अंगों और पत्तियों के साथ साथ पौधों को ठीक ठाक से करे बिना केंद्रीय शाफ्ट पर तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें स्क्रीन ऑफ हो गया था। यह पादप हार्मोन्स है। और अगर बात की जाए तो क्या है, ऑक्सीजन जो है पादप हार्मोन्स होने के साथ साथ अगर ये हार्मोन ना होता तो पत्तियों में विलगन की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती, जिस कारण से काफ़ी नई नई पत्तियां नहीं निकल पाती। ये चीज़ें हैं। आगे अगर साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है जो पौधों के विकास और वृद्धि में कई तरह से मदद करता है। कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, यह पौधों के तनाव को नियंत्रित करता है, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है। ये सब क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य हैं। फ्रेंड्स, बाकी और आप डिटेल में इसके बारे में क्या है, आप अपने टेक्स्ट बुक या नोटबुक आदि की सहायता से तैयारी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसी में दिया गया छा। तो छा क्या है, पादपों में पाए जाने वाले दलपत्र विन्यास। पादपों में पाए जाने वाले दलपत्र विन्यास। दलपत्र क्या है, मुख्य रूप से आप अगर जब पढ़े होंगे कि फूल के महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो चार होते हैं, बाह्य दलपुंज और फिर क्या होता है, पुमंग तथा जायांग। तो जो दलपुंज है उन्हीं का कैसे कैसे वो अरेंजमेंट रहता है, उसी के बारे में पादपों में बताया गया है। दलपत्रों का विन्यास, तो दलपत्र विन्यास कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कोरस्पर्शी। पहला क्या है, कोरस्पर्शी होता है। तो कोरस्पर्शी मतलब जिसका एक किनारा क्या है, एक दूसरे से स्पर्श करता हो, उसे हम लोग कोरस्पर्शी कहते हैं। फिर दूसरा प्रकार इसमें क्या होता है, व्यावर्तित प्रकार का। व्यावर्तित मतलब जैसे तर के ऊपर क्या है, जिसका एक फेस कहीं ना कहीं एक दूसरे के बगल वाले से दबता हो और दूसरा फेस दूसरे को दबाता हो। तो इसी प्रकार से पाई जाने वाली घटनाक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यावर्तित प्रकार का कहते हैं। अगला प्रश्न अगर बात की जाए इसी में, अभी अगला स्टेप, दो स्टेप हो गया पादपों में पाए जाने वाले दलपत्र विन्यास, तो चार होते हैं, दो हो गया, कोरस्पर्शी और व्यावर्तित। अगला हो जाएगा कोरछादी। तो कोरछादी क्या है, कुछ ऐसे दलपत्र विन्यास पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है कि जिसका एक किनारा एक दूसरे से तो दबता है लेकिन वो स्पर्श भी करता है, उसी को कोरछादी कहते हैं। क्या है इसमें, सॉरी फ्रेंड्स, बाइक के हॉर्न का आवाज़ आ गया है। कोरछादी में क्या हो जाएगा, यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को क्या कहा जाता है, कोरछादी कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, गुलमोहर का पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगर देखा जाए तो क्या बचा है अभी इसमें, बैक्जिलरी प्रकार का एक होता है बैक्जिलरी। तो बैक्जिलरी क्या है, पैप्लियोनियोसिस के नाम से इसे जाना जाता है, पुष्प दल विन्यास को। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सेम मटर में 5 दल होते हैं और इनमें से सबसे बड़ा 2 पार्श्वीय को और ये 2 सबसे छोटे अग्र दलों को अतिव्याप्तित कर देते हैं। कहने का मतलब 2 पार्श्वीय जो सबसे बड़े होते हैं, हाँ, और 2 छोटे होते हैं, इनमें से सबसे बड़ा जो है वो क्या काम करता है, जो बाह्य दल होते हैं, दलपुंज जो होते हैं 5 होते हैं, तो जो 2 बाह्य भाग पर रहते हैं या सबसे बड़े जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, आगे 2 छोटे जो होते हैं उनको दबा देते हैं, अतिव्याप्त कर देते हैं। इसलिए इसमें पाए जाने वाले पुष्प, ये क्या कहते हैं, इसमें दलपुंज विन्यास को क्या कहा जाता है, बैक्जिलरी प्रकार का कहा जाता है।
आगे देखा जाए फ्रेंड्स, इसी में दिया गया है अथवा करके। अथवा में मानव में दोहरा परिसंचरण का सचित्र वर्णन करते हुए इसका महत्व। अब दोनों में से आप कोई एक करिए। दोहरा परिसंचरण मनुष्य में पाया जाता है। एक बार देखिए क्या है कि फेफड़े में आता है, फिर फेफड़े से हृदय में आता है, और यहाँ अगर देखा जाए तो इसका आप लोग टेक्स्ट बुक के माध्यम से फिगर देख करके तैयार कर लीजिएगा, या फिर अथवा करके दिया गया है तो दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। एक का उत्तर हमने बता दिया। इसको भी बता सकते हैं, लेकिन अब फिगर रखने पर ही अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है, तो उसके लिए हमको एक अलग स्लाइड जोड़ना पड़ेगा। अगर हम अलग स्लाइड जोड़ देते हैं तो उसके फिगर के माध्यम से ही समझा मिलेगा इसको, क्योंकि सचित्र वर्णन करना है। तो वैसे अगर बोला जाए तो अच्छा नहीं है जब तक फिगर ना रहे। फिगर में बताया जाएगा कि यहाँ से रक्त आया, यहाँ पहुँचा, और यहाँ से फिर यहाँ गया। इस प्रकार से 2 बार इसमें रक्त का परिवहन हुआ, और इसे दोहरा परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 3 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है किस पर? दिया गया है प्रियांश पर और वायराइड्स पर। तो प्रियांश क्या होते हैं आप लोग को पढ़ाया गया होगा। प्रियांश क्या है? अगर हम बात करें आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई हैं। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोन्सक अर्थात प्रियॉन्स कहा गया। प्रियॉन्स द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोबाइन स्पंजियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग के नाम से जाना जाता है, मेडकाउ रोग, और मनुष्यों में इसका सामान्य प्रकार CR जैकब रोग है। यानी कि मनुष्य में जो CR जैकब रोग होता है वो क्या है? प्रियांश के द्वारा होता है। और उसके बाद फिर बात की जाए तो इसमें मेडकाउ रोग जो है ये मवेशियों में होता है। और क्या है? प्रियॉन्स का आकार जो है कहीं ना कहीं वायरस के जैसा ही होता है। नेक्स्ट इसमें वायराइड दिया गया है। तो वायराइड क्या है? वायराइड सन 1971 ईस्वी में टियोडाइनर नामक वैज्ञानिक ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में RNA तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। यानी कि वायरसों में जो RNA और प्रोटीन आवरण पाया जाता है वो वायराइड में नहीं पाया जाता है। वायराइडों के RNA का आणविक भार कम था। ये हो गया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न इसी में बताया गया है, जंतु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। जंतु कोशिका का आप लोग फिगर क्या काम करेंगे? सॉरी, तो इसमें देखिए जंतु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। ये चित्र आप लोग तैयार कर लेंगे टेक्स्ट बुक की सहायता से। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाइड्रा में पाई जाने वाली 2 प्रकार की दंश कोशिकाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हाइड्रा का चित्र बनाना रहेगा और उसमें दंश कोशिकाओं के बारे में दिखाना रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी चित्र वाला। देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी चित्र वाले क्वेश्चन, और बायोलॉजी में कहीं ना कहीं नंबर आपको चित्र पर ही ज़्यादा मिलता है। फिगर वाला क्वेश्चन अगर आप किए हैं, फिगर सही ढंग से बना है तो नंबर बहुत बेहतर ढंग से मिलता है। और ध्यान ये दीजिएगा कि बायोलॉजी में जो भी फिगर बनाना है वो कलर्ड, मतलब वेल लेवल डायग्राम बनेगा, लेकिन क्या है, कलरफुल बनेगा। मेढक के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, तो आप लोग इसमें भी चित्र बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हरित लवक की संरचना तथा कार्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा होगा कि 3 घंटे में कहीं ना कहीं इतना क्वेश्चन करना है। तो देखिए, ये जो पैटर्न बोर्ड के द्वारा बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं समय को देखते हुए और उतने समय में पर्याप्त है, ये हो ही जाता है लोगों का। ये बात नहीं है कि नहीं हो पाएगा, समय कम पड़ जाएगा। अब जो लोग फिगर बना ही नहीं सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं या बना ही नहीं पाते हैं, उनके लिए तो भाई समस्या है। प्रैक्टिस करें, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। हरित लवक की संरचना तथा कार्य का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये है। और आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में अथवा दिया गया है, और यही इस पेपर का अंतिम प्रश्न है। क्या है इसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये दिया गया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा अपने अंदर विद्यमान क्लोरोफिल की सहायता से भूमि से जल और खनिज पदार्थ लेकर भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
इस क्रिया में मंड का निर्माण होता है तथा प्राणदायनी गैस ऑक्सीजन बाहर निकलती है तथा कुछ ऊर्जा भी विमुक्त हो, इसमें प्राणदायनी गैस ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो कृपया करके वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें, सभी लोग जो है अपना ये देख सकें कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कैसे आता है, इस पेपर को हम कैसे करें, बायोलॉजी जैसे विषय में 100 में 100 नंबर कैसे प्राप्त करें। बायोलॉजी ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि इसमें लोग 100 में 100 पा ही जाते हैं। 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, विद्यालय से अगर वो 30 नंबर मिल गया तो आप 70 में 67 नंबर 68 नंबर पाए भी हैं। हमारे कई स्टूडेंट पढ़ाए हुए जो 97 98 प्लस पाए नंबर हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।